हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग जो हैं अभी तक गॉस लॉ में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं हॉलो स्फीयर के कारण हॉलो स्फीयर के कारण आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड में सरफेस पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R² होगा। ठीक है, जब R कैपिटल R के इक्वल होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और ये कितना होगा तो 1/4πε0 Q/R² होगा। उसी तरह से हॉलो स्फीयर के केस में R लेस देन कैपिटल R होगा तब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का बात करें, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा यानी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। देखो, वीडियो में जो बनाए हैं उसमें स्मॉल r के जगह कैपिटल R लिखा गया है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसी तरह से R का वैल्यू जब कैपिटल R के इक्वल होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कितना होगा तो 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। और इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी R का वैल्यू लेस देन कैपिटल R होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R का Q इंटू स्मॉल r। तो यही था फॉर्मूला। अब बात करें कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था। तो वैसे तो वायर के कारण हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से भी बनाए हुए हैं और इंटीग्रेशन मेथड से फॉर्मूला x में भी आया था माइनस y में भी आया था। x में आया था 1/4πε0 λ/d sin θ1 प्लस sin θ2 और y में यानी निगेटिव y में आया था 1/4πε0 λ/d cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक ना, उसमें sin θ1 प्लस sin θ2 था x डायरेक्शन में और माइनस y में sin cos θ1 माइनस cos θ2। तो ठीक है, लॉन्ग वायर के कारण आया था λ/2πε0 r। तो यहाँ भी गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला λ/2πε0 इंटू r, 2πε0 इंटू r स्मॉल r। ठीक है, लैम्डा जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब लिखते हैं कंसीडर ए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर of radius capital R having linear charge density लैम्डा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यही जो है वो सिलेंडर है। समझिए, यही सिलेंडर है और इस पर जो चार्ज दिया गया है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है। लॉन्ग जब भी बोले ना तो इसका मतलब होता है कि लेंथ जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसी को लॉन्ग सिलेंडर बोल दिए। तो ठीक है, ये हो गया रेडियस R, कैपिटल R।
और आउटसाइड में हमसे पूछा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक है, क्या करेंगे, तो जाहिर है इसको बंद करना पड़ेगा। गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस यानी चार्ज इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे चार्ज को जो है हम लोग इनक्लोज करेंगे, ठीक ना। तो जाहिर है चार्ज जो है वो सरफेस पे है, होलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, सरफेस पे चार्ज है। तो इसको हम लोग बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो जाहिर है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, यानी एक सिलेंडर के बाहर से एक और सिलेंडर से इसको पैक कर देंगे। तो देखिए, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन किए और ये पूरी तरह से पैक हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है तो फ्लक्स क्या होगा, तो बोलेंगे कि जो सिलेंडर है उससे लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड है। जैसे ट्यूब लाइट है तो ट्यूब लाइट से लाइट जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो कोई पूछेगा कि फ्लक्स क्या होगा, तो देखो ये जो सर्कुलर पार्ट है और ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जाहिर है cos 90 डिग्री जीरो होता है। उसी तरह से इस गॉसियन सरफेस का ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड, तो फ्लक्स इसके थ्रू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स आएगा किसके थ्रू, तो ये जो कर्व पार्ट है उसके थ्रू फ्लक्स आएगा। तो बोलेंगे क्या कि जाहिर है बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ द सर्कुलर पार्ट विल बी जीरो, है ना। एंड ये भी बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड होगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक ना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो इधर होगा, और इस एलिमेंट का अगर एरिया वेक्टर देखें तो वो भी इधर ही होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर are directed along same direction on the curved part of cylindrical Gaussian surface, या सिर्फ Gaussian surface। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ द सर्कुलर पार्ट will be zero because electric field is perpendicular to area vector. Electric field is perpendicular to area vector। ठीक है, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, चलो इधर लिख देते हैं टू एरिया वेक्टर। जाहिर है इतना बात तो समझ में आ गया कि ये जो सर्कुलर पार्ट है और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स आएगा किसके थ्रू, तो ये जो कर्व पार्ट है उसके थ्रू फ्लक्स आएगा। और कर्व पार्ट पे कहीं भी छोटा सा एलिमेंट ले तो बोलेंगे इसका एरिया वेक्टर जिधर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं।
तो जाहिर है हम लोग फ्लक्स निकालेंगे और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। तो यहाँ तक लिखिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है फ्रॉम गॉस लॉ लिख रहे हैं। बोलेंगे क्या कि फ्लक्स जो होगा वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फ्लक्स को क्या लिखें, तो E डॉट डी और यहाँ पे इंटीग्रेशन डालेंगे। अंदर में चार्ज कितना है, तो जाहिर है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस सिलेंडर का लेंथ अगर L है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो बोलेंगे यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है तो L लेंथ में लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं डाले हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कर्व पार्ट है उसके थ्रू सिर्फ फ्लक्स देख रहे हैं, सर्कुलर पार्ट का तो फ्लक्स जीरो हो गया है कि नहीं। तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ई डी ए कॉस जीरो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई को बाहर करो, डी ए का इंटीग्रेशन करो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो एलिमेंट है कर्व पार्ट पे, कर्व पार्ट का एरिया क्या होगा, तो जाहिर है 2 पाई आर इंटू एल होगा। तो E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L कट गया तो E का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और ऊपर में लैम्डा है तो लैम्डा, या बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण भी यही आता था आर डिस्टेंस पे, और वही है समझो सिलेंडर के कारण भी, हॉलो सिलेंडर के कारण भी। अब देखो ये तो आउटसाइड में आया, अब केस 2 अगर देखें, केस 2 ठीक ना, केस 2 अगर देखें, एट ए पॉइंट एट द सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, तब क्या बोलेंगे कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब केस थर्ड के लिए क्या बोलेंगे, एट ए पॉइंट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो इनसाइड के लिए क्या करें, तो जाहिर है फिर से हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देखिए वैसे तो बनाने के लिए यहाँ ऐसा करते हैं, इसी में बना देते हैं। तो हम अगर इनसाइड में कोई भी पॉइंट लें, आर डिस्टेंस मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, और गॉसियन सरफेस जो है उसके इन साइड में चार्ज देखेंगे। इन साइड में जब आप चार्ज देखेंगे तो देखो जाहिर है बाहर में सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज है, तो उसके इन साइड में अगर गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो उसके अंदर में तो कोई चार्ज है नहीं। तो केस थर्ड के लिए अगर फ्लक्स लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ से अगर हम फ्लक्स लिखें तो क्या लिखेंगे, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स को लिखेंगे E डॉट डी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अंदर में तो चार्ज जीरो है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसी तरह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। हाँ, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जाहिर है हम लोग जो बोलेंगे क्या कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखो जी यहीं पे हम ग्राफ बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आर है, तो आर जब जीरो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब कब तक जीरो है, जब तक कि रेडियस के इक्वल न चल दे। तो बोलेंगे क्या कि आर का वैल्यू जब कैपिटल आर के इक्वल होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस समय मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस समय मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। और कैसा ग्राफ होगा, तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, जाहिर है ऐसा ग्राफ होगा। चलिए इसको बनाइए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब चलो देखो अगला जो हेडिंग दे रहे हैं वो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो ठीक है, बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब जो है देखो नॉन कंडक्टिंग बोला है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जिधर आप चार्ज देंगे चार्ज उधर ही रहेगा, ठीक ना, चार्ज आप जिधर देंगे चार्ज उधर ही रहेगा। तो बोलेंगे क्या कि कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर having volumetric charge density क्या होगा, रो, यानी यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। ठीक है, we have to find electric field at outside, at the surface and inside it। ठीक है, अब चलो देखिए जी, बोलेंगे क्या कि यही जो है वो सॉलिड सिलेंडर यही है। चलो ठीक है, अब इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर में चार्ज है, ध्यान से देखना, अंदर में चार्ज है मतलब सरफेस पे नहीं है, इन साइड में चार्ज है। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। इसका रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर। हमसे बोला गया है कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, तो जाहिर है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब चलो गॉसियन सरफेस बना लिए, यानी इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिए, तब गॉस लॉ लगा सकते हैं। तब फिर से बोलेंगे क्या, बोलेंगे यही कि कंसीडर ए cylindrical Gaussian surface of radius small r, है ना, and it is clear that electric field is directed along same, मतलब electric field and area vector are directed along same direction at all points of the curved part of the cylindrical Gaussian surface, है कि नहीं। और बोलेंगे कि electric flux through both the circular part of the Gaussian surface is zero because electric field and area vector are perpendicular to each other। तो ठीक है, उसको हम लिख नहीं रहे, इतना तो बात पिछला बार लिख ही चुके हैं। तो इस बार आप इस बात को समझ जाइए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर वाला जो ढक्कन है, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है, उसके थ्रू फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो रेडियली आउटवर्ड है, तो जाहिर है इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। उसी तरह से नीचे वाला जो ढक्कन है उसके थ्रू भी फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स आएगा किसके थ्रू, ये जो कर्व पार्ट है उसके थ्रू फ्लक्स आएगा। तो चलो हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं केस फर्स्ट। एट ए पॉइंट outside the solid cylinder, यानी कि R का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R। तो फ्रॉम
गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे क्या कि फ्लक्स जो होगा वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब फ्लक्स को लिखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। जाहिर है यहाँ पे अगर एलिमेंट ले तो इस एलिमेंट पे एरिया वेक्टर इधर होगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, तो इधर ही होगा। तो जाहिर है हम लोग बोलेंगे क्या कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करो। अंदर में चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, तो अंदर में चार्ज कैसे निकाले, तो बोलेंगे क्या कि यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। तो इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो इस सिलेंडर का अगर लेंथ एल है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, तो बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देखो जी, बोले यहाँ सर्कुलेशन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जाहिर है हम लोग फ्लक्स कर्व पार्ट के लिए देख रहे हैं, सर्कुलर पार्ट का तो फ्लक्स जीरो है। तो बोलेंगे क्या कि जिधर है उधर ई डी ए है, तो ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो सर्कुलेशन, अब ई को बाहर करो और डी ए का इंटीग्रेशन करो, इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक तो काम कर लिए, अब आगे हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ तक आप लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं यहाँ पे बोलेंगे क्या, ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, मतलब इस कर्व पार्ट का एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया कितना होगा सोचो, तो 2 पाई आर इंटू एल, तो बोलेंगे इंटू 2 पाई आर, देखो स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक ना, इस गॉसियन सरफेस का कर्व पार्ट का एरिया देख रहे हैं, तो 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, तो रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। देख लो यही आया है इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो केस 2 अगर पढ़ें, केस 2 एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो यानी इस केस में आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, तो रो इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। देखो आर से आर कट गया तो आ गया रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। चलो अब देखो हम लोग काम करेंगे अब इन साइड के लिए। तो इन साइड में कैसे काम होगा, तो पहले तो इतना लिखो फिर आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं केस 3 पढ़ने जा रहे हैं। केस 3 क्या है, एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि यही सिलेंडर था, और सिलेंडर के इन साइड में अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यानी कि ये रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो स्मॉल आर डिस्टेंस, यानी यही स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, गॉसियन सरफेस अंदर में इमेजिन करेंगे, तो क्या इस बार में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, इस बार तो अंदर में चार्ज है ही, गॉसियन सरफेस के अंदर में तो चार्ज है, तो जब चार्ज है तो कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले तो गॉसियन सरफेस बना लिए, कोई बोलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, और एरिया वेक्टर इस एलिमेंट का किधर होगा, तो बोलेंगे एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। यानी फिर से बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन। तो हम लोग जो है इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, तो फिर से फ्रॉम गॉस लॉ, देखो यहाँ आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ
तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या बोलेंगे, फ्लक्स जो होगा वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को लिखेंगे E डॉट डी का इंटीग्रेशन। अंदर में चार्ज कितना है, तो सोचो अंदर में चार्ज कितना होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज निकालना है तो बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू एल, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोलेंगे ई डी ए कॉस जीरो इंटीग्रेशन कितना, रो इंटू पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई को बाहर करो, डी ए का इंटीग्रेशन करो, ई को बाहर करो, डी ए का इंटीग्रेशन करो, इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो एलिमेंट लिए हैं गॉसियन सरफेस पे इसका एरिया क्या होगा, तो जाहिर है 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर इंटू एल, देखो आर इस बार स्मॉल आर लिए हैं, ठीक है, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक आर से एक आर कट गया, एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ई कितना आ गया, तो ई आ गया रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, है कि नहीं, आर जब जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जैसे जैसे सेंटर से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना आया था, तो पहले तो हम लिख देते हैं उस चीज को कि केस 1 केस 2 केस 3 में कितना कितना आया था रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं, तो मिटा करके हम वैल्यू को लिख दे रहे हैं कि कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। वैसे इन साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये आया था फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम था और ये आया था रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो देखो आर जब जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ करके मैक्सिमम होगा कब, जब आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगा, यानी इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, तो ई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर अगले पढ़ते हैं अगले क्लास में।